हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे, जो है प्राचीन भारत के प्रमुख वंश। यह पार्ट आपका 3 है। इससे पहले हम जो है हर एक वंश से हमने शुरू किया हुआ है और पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, यह पार्ट आपका 3 है। हमने बताया था कि हम आपको राष्ट्रकूट वंश तक अध्ययन कराएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं। देखिए, अगला वंश जो है इसे हम कहेंगे पुष्यभूति वंश, या इसे हम हर्षवर्धन भी वंश कहते हैं। ठीक है, या पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश, दोनों में से कोई आएगा तो आप इसको ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी राजधानियां दो थी, एक थी थानेश्वर, एक थी कन्नौज। ठीक है, तो पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन वंश की जो राजधानियां थी, एक थानेश्वर, एक कन्नौज। और इसके जो महान शासकों में था, सबसे पहला था प्रभाकर वर्धन, उसके बाद था राज्यवर्धन, और अंत में था इसका हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को एक उपाधि दी गई थी शिलादित्य की। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है शिलादित्य की उपाधि किसे दी गई है, तो ध्यान दीजिएगा, शिलादित्य की उपाधि जो है हर्षवर्धन को दी गई है। हर्षवर्धन के शासन काल में ही चीनी यात्री जो हेन सांग था वो भारत आया था, और उसने जब भारत आया था तो हर्ष ने उसे जो है कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां भी दिया था। तो उसे कौन कौन सी उपाधि थी? पहला देखो, राजकुमारों यात्रियों का राजकुमार, यानी हर्ष ने चीनी यात्री हेन सांग को उपाधि दी थी यात्रियों का राजकुमार। दूसरा था नीतियों का पंडित, और तीसरा था वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया था। ठीक है, यानी हर्ष ने चीनी यात्री हेन सांग को ये उपाधियां दी गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हेन सांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक है, इसे आप ऐसे ही नोट करते चलिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नोट्स है आपके लिए। ठीक, जो आने वाली जो परीक्षा है आपका टीजीटी पीजीटी या वन एग्जाम कोई भी हो, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, आगे फैक्टों में क्या है कि वेन सांग ने सी यू की, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सी यू की पुस्तक किसकी है, तो इस सी यू की नामक एक ग्रंथ की रचना की थी वेन सांग ने। ठीक है, उसी की यह जो ग्रंथ है सी यू की। और हर्ष के दरबार में कुछ प्रमुख कवि रहते थे। अब कौन कौन दरबारी कवि है देखिए, एक था जयसेन, दूसरा मयूर, तीसरा हरिदत्त और चौथा है बाणभट्ट। ये जो थे इसके दरबारी कवि थे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन हर्ष के दरबारी कवि नहीं था, तो इसमें से आपको एक हटा देगा और पूछेगा कौन से इसमें नहीं था। तो ध्यान दीजिए, जयसेन, मयूर, हरिदत्त और बाणभट्ट। ठीक है, और बाणभट्ट ने रचना की थी पुस्तक की, उसका नाम है कादम्बरी एवं हर्षचरित्र। यानी कादम्बरी और हर्षचरित्र की रचना किसने की थी, तो उन्हीं का जो दरबारी कवि था जिसका नाम था बाणभट्ट, बाणभट्ट ने ही इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला फैक्ट में देखो क्या है आप, हर्ष को हराने वाला कौन था, तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को क्या किया था, हराया था। इसको आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिए या चाहे याद कर लीजिए इसको। ठीक है, अब है प्रमुख कुछ ऐसे तथ्य हैं जो बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं। इस राजवंश का शासक हर्षवर्धन था। अगर कहा जाए कि पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो हर्षवर्धन ही था। ठीक है, जिसने कन्नौज को क्या किया, अपने राजधानी बनाया। तो कन्नौज को राजधानी बनाने वाला कौन था, तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप नोट्स बनाते चले मेरे भाइयों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा। एक फैक्ट यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, हर्ष के काल में ही वेनसांग भारत आया था। ठीक है, ये बात अभी हमने बताया आपको। अब इसमें क्वेश्चन आया था टीजीटी 2021 की परीक्षा में कि वेनसांग भारत क्यों आया, उसका क्या उद्देश्य था। तो ध्यान दीजिए, उसका उद्देश्य था बौद्ध घूमने, यानी कि जो बौद्ध मठ थे, बौद्ध को घूमने की उसकी इच्छा थी, इसी उद्देश्य से आया था। परीक्षा में आपको ऑप्शन देगा कि भारत की संस्कृतियों को देखना चाहता था, भारत को घूमना चाहता था, तो ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, लेकिन सही क्वेश्चन का आंसर था बौद्ध घूमने हेतु।
यह टीजीटी 2021 में आ चुका है पेपर में। ठीक है, इसको आप नोट बना लीजिए। जो लोग भी, जिनको भी परीक्षा देना है टीजीटी का, सोशल साइंस का, ठीक है, या पीजीटी हिस्ट्री का, वे सभी लोग इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाते चले। अगला है, हर्ष ने नालंदा में एक विशाल मठ की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा में उसने क्या किया था, एक विशाल मठ की स्थापना करने वाला कौन था, तो हर्ष ने किया था। अब हर्ष के दरबारी जो कवि थे बाणभट्ट ने ही प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक पुस्तक की रचना की है। यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद पुस्तक किसने लिखा है, तो वो लिखा है बाणभट्ट ने। बाणभट्ट कौन था, तो हर्ष का दरबारी कवि था। और अभी हमने बताया था कि इसी ने ही कादम्बरी और हर्ष चरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बख्तियार खिलजी जो गोरी का गुलाम था। बख्तियार खिलजी गोरी का गुलाम था। इसने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था, यानी कि इनके पुस्तकालयों में आग लगा दिया था और पूरा जो है यह विश्वविद्यालय जलकर नष्ट हो गया था। तो दोनों को नष्ट करने वाला कौन है, तो यह आपका जो गोरी का गुलाम था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने ही दोनों विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला है, अगला राजवंश है पाल वंश। ठीक है, पाल वंश की स्थापना किसने किया था, तो गोपाल ने किया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पाल वंश की स्थापना किया था किसने, गोपाल। तो कोरिलेट हो रहा है, पाल गोपाल, ऐसे आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, और धर्मपाल, यानी इसी पाल वंश का जो शासक था जिसका नाम था धर्मपाल, इसी ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कभी कभी मिलान करने के लिए आता है 4 ऑप्शनों में। ठीक है, तो मिलान करने के लिए ही ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अब अगला महत्वपूर्ण राजवंश देखिए, राष्ट्रकूट वंश। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से आप कभी भी देखेंगे तो क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, चलिए इसका अध्ययन करते हैं। राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था और इसी के शासनकाल में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, तो वो था दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। ठीक है, और जो त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो कन्नौज के अधिकार पर हुआ था। और इसमें कौन कौन शामिल थे जो त्रिपक्ष में थे, उनका अध्ययन आगे करते हैं। देखिए कौन कौन था। पहला था वंश पाल वंश, दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा था आपका राष्ट्रकूट वंश। अब राष्ट्रकूट वंश हो, पाल वंश हो, गुर्जर प्रतिहार वंश हो, इसके संस्थापक, राजधानियां और शासक कौन थे, इसको देखते हैं। तो पाल वंश था जो इसका संस्थापक गोपाल था और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो बंगाल थी। गुर्जर प्रतिहार जो जिसका था ये संस्थापक नागभट्ट था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, नागभट्ट था और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो गुजरात थी। और राष्ट्रकूट वंश था, तो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग था और इसकी जो राजधानी थी वह नासिक थी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि पाल वंश का जो था वह कौन सा शासक था जो महान प्रतापी राजा था, तो यह था नारायण दत्त। यानी पाल वंश में प्रतापी राजा नारायण दत्त, गुर्जर प्रतिहार वंश में था मिहिर भोज। ठीक, और राष्ट्रकूट में था कौन, कृष्ण तृतीय। ठीक है, देखिएगा कृष्ण तृतीय है, ध्यान दीजिए, इसमें कृष्ण फर्स्ट भी होंगे, कृष्ण सेकंड भी होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय था जो राष्ट्रकूट वंश का महान प्रतापी राजा था जिनके ये त्रिपक्षीय युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक, अगला फैक्ट देखते हैं। इस राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था, ये हमने बता दिया अभी आपको।
इस वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इस बार भी पूछा जाएगा। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। कहाँ? एलोरा में। ठीक है, यह कौन सा मंदिर है? तो कैलाश मंदिर है। ये कई बार पूछा गया है। अगला है, इस वंश के जो शासक थे अमोघवर्ध, राष्ट्रकूट वंश का जो शासक था अमोघवर्ध, अपनी पहली एक कन्नड़ कविता लिखी थी। ये क्वेश्चन कन्नड़ कविता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जाएगा, इसको आप नोट बना लीजिए। कन्नड़ कविता, कन्नड़ कविता, उस कविता का नाम क्या था? कविराज मार्ग, यानी कन्नड़ कविता कविराज मार्ग लिखा था। ये कविता कन्नड़ है। किसने लिखा था? अमोघवर्ध ने लिखा था। कौन, किस वंश का शासक था? यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। अगला फैक्ट भी देखिए, एलिफेंटा के गुहा मंदिर, जिसे हम शिव को समर्पित है, यानी कि जो शिव को समर्पित है, एलिफेंटा के गुहा मंदिर, और उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। तो ये रहा आप लोगों का हर्यक वंश से लेकर के राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन। हमने बताया था कि जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपदों में सबसे महान जो था, सबसे वह कौन था? मगध जनपद था। ठीक है, वही शुरुआत हुई आपका हर्यक वंश, और हर्यक वंश से हमने आपको पढ़ाया राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, वीडियो कैसा लगता है दोस्तों? वीडियो को एक लाइक आप जरूर करें, और जो लोग नए हैं चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ से जो भी अपडेट हम भेजें सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यह जो आपका यूट्यूब चैनल है, यह टीजीटी पीजीटी वनडे एग्जाम के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक ले आप लोगों ने देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।